भारत की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जेल, तिहाड़ जेल, जहां से भाग पाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक अपराधी ऐसा भी था जिसने इस जेल की दीवारें तोड़ दी और पुलिस को सालों तक चकमा देता रहा। उसका नाम था चार्ल्स शोभराज। एक ऐसा शातिर अपराधी जिसने भारत, नेपाल, थाईलैंड, ग्रीस, फ्रांस और कई देशों में न सिर्फ धोखाधड़ी और चोरी की, बल्कि बेहिसाब हत्याएं भी की। वह लोगों को अपने चार्म और चालाकी में फंसाता, धीरे धीरे उन्हें जहर देकर मार डालता और उनकी पहचान का इस्तेमाल करके और बड़े अपराध करता। कहा जाता है कि उसके शिकारों की गिनती आज तक कोई पक्के तौर पर नहीं जान पाया। कुछ कहते हैं 12, कुछ कहते हैं 20, तो कुछ तो मानते हैं कि उसने 50 से भी ज्यादा लोगों की हत्या की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, इतने अपराध करने के बाद भी आज चार्ल्स शोभराज आजाद हवा खा रहा है। आखिर कैसे? यही है इस सेपरेंट की असली कहानी। चार्ल्स शोभराज का जन्म 1944 में हुआ था। वो आधा भारतीय और आधा वियतनामी था, लेकिन अपनी पहचान के मामले में हमेशा बेहद चालाक और रहस्यमयी रहा। बचपन से ही उसमें कुछ अलग था, एक ऐसा आकर्षण जो लोगों को उसकी ओर खींचता था, और साथ ही एक अजीब सी बेपरवाही और जोखिम लेने की प्रवृत्ति। वो जल्दी ही जान गया कि दुनिया में पैसा, यात्रा और प्रभाव पाने के लिए धोखाधड़ी और छल सबसे तेज रास्ता है। कई किशोर अपराधियों की तरह चार्ल्स ने भी छोटी छोटी चोरी और जालसाजी की शुरुआत की, लेकिन जल्द ही उसने बड़े स्तर पर योजना बनाना शुरू कर दिया। वो सिर्फ चोरी नहीं करता, बल्कि लोगों के भरोसे और उनके सपनों का इस्तेमाल करता। चार्ल्स की पहली हत्या की कहानी भी उतनी ही चौंकाने वाली थी। उसने अपने पहले शिकार को विश्वास और आकर्षण के जाल में फंसाया। धीरे धीरे अपनी चालाकी और झूठी मित्रता के जरिए उसने शिकार का विश्वास जीता। फिर बिना किसी शक के उसने जहर का इस्तेमाल किया और शिकार की जान ले ली। लेकिन यही शुरुआत थी। चार्ल्स ने अपने अपराधों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाना शुरू किया। वो लगातार भारत, नेपाल, थाईलैंड और यूरोप की यात्रा करता रहा। हर जगह नए शिकार ढूंढता और फिर उनकी पहचान का उपयोग करके और बड़े अपराध करता। उसकी चालाकी इतनी थी कि पुलिस उसे पकड़ नहीं पाती। हर बार वो नई चालें और नए नकली दस्तावेज लेकर सामने आता। उसका तरीका हमेशा एक ही रहता, पहले आकर्षित करना, फिर विश्वास जीतना और अंत में शिकार को समाप्त करना। चार्ल्स का ये प्रारंभिक दौर उसके लिए एक मास्टरमाइंड अपराधी बनने की तैयारी था। उसने केवल हत्या ही नहीं की, बल्कि उसकी योजना और एग्जीक्यूशन ने उसे दुनिया भर में प्रसिद्ध और डरावना बना दिया। चार्ल्स शोभराज का अपराध की दुनिया में असली उदय तब हुआ जब उसने नेपाल और थाईलैंड में अपने जाल फैलाना शुरू किया। नेपाल की पहाड़ियों और थाईलैंड के समुद्र तटीय शहर उसके लिए एकदम सही जगह थे। यहाँ पर्यटक आते और जाते रहते थे और पुलिस की निगरानी सीमित थी। वो अपने शिकारों के प्रति बेहद ध्यान और प्लानिंग से काम करता। सड़क किनारे, होटलों और पर्यटन स्थलों पर वो युवकों और युवतियों को आकर्षित करता, उनके भरोसे में आता और धीरे धीरे उन्हें अपने जाल में फंसाता। फिर उसकी चालाकी का असली खेल शुरू होता। पहले विश्वास जीतना, फिर धीरे धीरे शिकार को जहर देना और उनकी पहचान का उपयोग करना। चार्ल्स ने इस दौरान फर्जी पासपोर्ट, नकली दस्तावेज और नकली व्यवसाय का सहारा लिया। ये उसे न सिर्फ पुलिस की नजरों से बचाता, बल्कि उसे विदेशों में भी अपराध करने का मौका देता। थाईलैंड में उसने सीरियल हत्याओं और चोरी के बड़े नेटवर्क को अंजाम दिया। वो अकेले नहीं था। चार्ल्स के साथ कई साथी थे जो उसके जाल में फंसे शिकारों की मदद करते और अपराध को अंजाम देते। लेकिन उसका दिमाग हमेशा सबसे आगे था। किसी ने भी उसकी चाल को पकड़ने की हिम्मत नहीं की। नेपाल में उसने कई विदेशी पर्यटकों को भ्रष्ट और बेहोश करने के बाद उनकी पहचान और पैसा चुराया। चार्ल्स की ये योजनाएं इतनी गुप्त और सावधानीपूर्वक थीं कि स्थानीय पुलिस भी वर्षों तक उसे पकड़ नहीं पाई। हर बार पुलिस के करीब आते ही वो नया रूप और नया नाम अपनाकर गायब हो जाता। यही वजह थी कि चार्ल्स को बाद में सर्पेंट या सांप कहा गया, एक ऐसा अपराधी जो चुपचाप अपने शिकार को डसता और फिर गायब हो जाता।
उसकी चालाकी और डरावनी योजनाओं ने उसे अंतर्राष्ट्रीय अपराध की दुनिया का सबसे खतरनाक नाम बना दिया। लेकिन चार्ल्स की कहानी यहीं नहीं रुकी। उसने नेपाल और थाईलैंड के बाहर भी अपराध फैलाए और कई देशों में पुलिस को चकमा दिया। उसकी अगली मंजिल थी ग्रीस और यूरोप, जहां उसने अपने अपराधों को और भी बड़ा आकार दिया। चार्ल्स शोभराज ने नेपाल और थाईलैंड में अपनी चालाकी से ख्याति पाई, लेकिन उसकी महाशक्ति तब शुरू हुई जब उसने यूरोप की ओर कदम बढ़ाया। ग्रीस और फ्रांस जैसे देशों में उसने अपनी पहचान और चालाकी का नया जाल फैलाया। ग्रीस में चार्ल्स ने युवा पर्यटकों और यात्रियों को फंसाना शुरू किया। वो पहले उन्हें अपने आकर्षक व्यक्तित्व और साहसिक कहानियों से प्रभावित करता, फिर धीरे धीरे जहर और धोखाधड़ी का सहारा लेकर उनके पैसों और पहचान पर कब्जा कर लेता। यहाँ उसने छुपे हुए अपराध नेटवर्क का इस्तेमाल किया, जिससे स्थानीय पुलिस तक को पता नहीं चलता। फ्रांस में उसने और भी बड़ी योजनाएं और अंतर्राष्ट्रीय चालाकियां अपनाई। पेरिस और नाइस के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों पर वो अक्सर यात्रियों को भ्रमित और बेहोश कर उनके बैंक खातों और पासपोर्ट का दुरुपयोग करता। चार्ल्स ने ये सुनिश्चित किया कि कोई भी उसका वास्तविक चेहरा या असली नाम न जान पाए, जिससे पुलिस और इंटरपोल भी वर्षों तक उसे पकड़ नहीं पाए। उसकी हर योजना बेहद सावधानीपूर्वक होती। वो कभी अजनबी नहीं लगता, हमेशा मित्रवत और भरोसेमंद दिखाई देता। शिकारों को अपने जाल में फंसाना और धीरे-धीरे उन्हें नष्ट करना चार्ल्स की कला थी। इसके साथ ही उसने कई बार फर्जी व्यवसाय और होटल के ठिकानों का सहारा लिया, ताकि अपराध के कोई सबूत न बचें। चार्ल्स की ये योजनाएं इतनी सुपरचार्ज्ड और परिष्कृत थीं कि स्थानीय पुलिस को अक्सर मायावी अपराधी का पीछा करते हुए भी केवल छाया ही दिखती। इसने उसे सरपेंट का खिताब दिलाया, एक ऐसा अपराधी जो चुपचाप हमला करता और गायब हो जाता। ग्रीस और फ्रांस में हुए अपराधों के दौरान उसने कई लोगों को जहर देकर या बेहोश करके मार डाला और उनकी पहचान का इस्तेमाल कर अंतर्राष्ट्रीय धोखाधड़ी और चोरी की। ये स्पष्ट हो गया कि चार्ल्स शोभराज केवल एक स्थानीय अपराधी नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध की दुनिया का मास्टरमाइंड है। लेकिन ये कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। चार्ल्स के अपराध इतने बड़े और जटिल थे कि इंटरपोल, फ्रांसीसी और भारतीय पुलिस भी उसके पीछे सालों तक लगी रही। और इसी दौरान उसने एक ऐसी घटना की योजना बनाई जिसने उसे तिहाड़ जेल की सीमाओं तक पहुंचाया, लेकिन वहां से भागने का रास्ता भी खोज निकाला। भारत की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जेल तिहाड़ जेल, जहां से भागना लगभग नामुमकिन है, लेकिन चार्ल्स शोभराज ने इसे भी अपने खेल का हिस्सा बना दिया। चार्ल्स जब तिहाड़ जेल में आया तो उसने सबसे पहले कैदियों और जेल कर्मचारियों के बीच अपनी स्थिति मजबूत करना शुरू किया। वो केवल एक अपराधी नहीं था, वो मानसिक रूप से चतुर और बेहद चालाक था। वो जेल में भी छोटे-छोटे चालाकी के खेल खेलता, जिससे अन्य कैदी और कर्मचारी उसे कम आंकते। चार्ल्स ने जेल की सुरक्षा में कमजोरियों और रूटीन में पैटर्न को बहुत जल्दी पहचान लिया। वो समझ गया कि कौन सा गार्ड कब और कैसे ध्यान नहीं देता, कौन सा हिस्सा निगरानी में कमजोर है। इन कमजोरियों का फायदा उठाकर उसने छोटे-छोटे प्रयोग शुरू किए। जेल में रहते हुए उसने फर्जी पहचान, नकली दस्तावेज और अपने आकर्षक व्यक्तित्व का इस्तेमाल कर अधिकारियों को भ्रमित करना शुरू किया। लेकिन उसका सबसे बड़ा काम था भागने की योजना बनाना। चार्ल्स ने महीनों तक हर विवरण का अध्ययन किया, जैसे कि जेल के दरवाजों की स्थिति, गार्ड के शिफ्ट और दौरे, और सुरक्षा कैमरों का पैटर्न। ये उसकी धैर्य और रणनीति का परीक्षण था। अंततः उसने एक सटीक मौका देखा और जेल की दीवारों और सुरक्षा के जाल को ध्यानपूर्वक चकमा देकर भाग निकला। ये कोई सामान्य भागने की घटना नहीं थी, ये एक मास्टरमाइंड की योजना और निष्पादन था। चार्ल्स ने साबित कर दिया कि उसका दिमाग और चालाकी जेल की सुरक्षा से भी तेज है। जेल से भागने के बाद भी वो स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय पुलिस को लगातार चकमा देता रहा और कई देशों में अपने अपराधों को जारी रखा।
उसकी कहानी इस बात का प्रमाण है कि चार्ल्स शोबराज केवल एक अपराधी नहीं, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध का सर्प है, जो हमेशा अपने शिकार और कानून के बीच छिपता और हमला करता रहा। जेल से भागने के बाद चार्ल्स शोबराज भारत में ही छिपा नहीं, बल्कि नेपाल और आसपास के देशों में भी सक्रिय हो गया। उसकी चालाकी और फुर्ती इतनी थी कि पुलिस उसे पकड़ने में बार-बार नाकाम रही। भारत में पुलिस ने तिहाड़ जेल से भागने की सूचना पाई, लेकिन चार्ल्स पहले ही सावधानीपूर्वक बदल चुके पहचान और दस्तावेज का इस्तेमाल कर रहा था। वो कभी भी एक ही शहर में ज्यादा समय नहीं रहता था। अधिकतर पुलिस की जांच उस तक पहुंच ही नहीं पाती थी। नेपाली सीमा के पास चार्ल्स ने नई चालें और अपराध की योजनाएं बनाई। वो अपने शिकारों को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के रूप में फंसाता, उन्हें जहर देता और उनके पासवर्ड, पहचान पत्र और धन का इस्तेमाल करके और बड़े अपराध करता। पुलिस लगातार उसके पीछे रही, लेकिन वो हर बार हाथ से फिसल जाता। चार्ल्स की ये रणनीति थी कि वो कभी भी सीधे पुलिस का सामना नहीं करता, बल्कि अपने चाम, बातचीत और झूठी पहचान से हर बार उन्हें भ्रमित कर देता। उसके शिकारों की गिनती बढ़ती रही और पुलिस का काम मुश्किल होता गया। नेपाल में भी पुलिस ने कई तहकीकात की और गिरफ्तारी की कोशिशें की, लेकिन चार्ल्स ने हमेशा छोटे-छोटे चालाकी भरे कदम उठाकर बच निकलना सुनिश्चित किया। ये साबित करता है कि वो केवल एक अपराधी नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का धोखेबाज और हत्यारा था। चार्ल्स के लिए कोई सीमा नहीं थी। भारत, नेपाल, थाईलैंड और बाद में यूरोप तक वो हमेशा अपने शिकार और कानून के बीच रहस्य बनाकर चलता रहा। पुलिस के लिए ये एक असली सिरदर्द और चुनौती बन गया। जेल से भागने के बाद चार्ल्स शोबराज ने केवल भारत और नेपाल में ही नहीं, बल्कि थाईलैंड और यूरोप के कई देशों में भी अपनी शातिर चालें शुरू कर दी। थाईलैंड में उसने बैकपैकरों और पर्यटकों को निशाना बनाया। वो उन्हें अपने चार्म और आकर्षण में फंसाता और धीरे-धीरे उनके पास मौजूद पैसे, दस्तावेज और कीमती सामान हड़प लेता। लेकिन चार्ल्स की ये चालाकी सिर्फ चोरी तक सीमित नहीं थी। उसने कई खूनी खेल और जहर देने की घटनाएं अंजाम दी, जिससे उसके शिकार निश्चित रूप से मर जाते। चार्ल्स ने अपने अपराधों को इतना सुसंगठित और गुप्त रखा कि स्थानीय पुलिस भी बार-बार नाकाम होती रही। वो हमेशा फर्जी पहचान, पासपोर्ट और नकली कहानियां बनाता, ताकि पुलिस उसके पीछे लगे और फंस जाए। बाद में यूरोप में, विशेषकर ग्रीस और फ्रांस, उसने युवा यात्रियों और पर्यटकों को फंसाने के नए तरीके खोजे। वो कभी भी सीधे अपराध नहीं करता था, बल्कि वो शिकार को अपनी योजना के जाल में लपेटता, फिर उनकी पहचान और संपत्ति का इस्तेमाल करके और बड़े अपराध करता। चार्ल्स की ये अंतर्राष्ट्रीय चालाकी उसे सरपेंट, सांप की तरह फुर्तीला और खतरनाक बनाती थी। पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश में बार-बार असफल रही, क्योंकि चार्ल्स हर बार अपनी चाल में एक कदम आगे रहता। यही कारण है कि वो इतने बड़े अपराध करने के बावजूद विभिन्न देशों की पुलिस को सालों तक चकमा देता रहा। चार्ल्स की अंतर्राष्ट्रीय अपराध की कहानी अंततः फ्रांस में एक मोड़ पर पहुंची। यहाँ उसकी पहचान, चालाकी और धोखे की शैली उसकी अपनी ही कमजोरी बन गई। फ्रांसीसी पुलिस ने धीरे-धीरे उसके छल और चालाकी के सबूत इकट्ठा किए। शहरों और हवाई अड्डों पर उसके फर्जी पासपोर्ट और नकली पहचान दस्तावेज पकड़े गए। लेकिन चार्ल्स ने हमेशा की तरह अपनी गिरफ्तारी को हल्के और शांतिपूर्ण तरीके से टालने की कोशिश की। वो जेल में भी अद्भुत चालाकी दिखाता रहा। जेल के अधिकारियों को धोखा देना उसके लिए किसी खेल से कम नहीं था। वो नकली बीमारियां, फर्जी दस्तावेज और चालाक बहाने बनाता, ताकि जेल की सुरक्षा व्यवस्था को चकमा दे सके। हालांकि फ्रांसीसी पुलिस ने उसे पकड़ा, लेकिन चार्ल्स की ये चालाकी उसे बार-बार सुरक्षा और नजरबंदी से बाहर निकलने के अवसर देती रही। यहाँ तक कि उसने सुरक्षित जेलों से भागने की कई कोशिशें की, जो कुछ मामलों में उसे सफल भी हुई। चार्ल्स की कहानी केवल एक अपराधी की नहीं,
बल्कि एक सांप की तरह चालाक और फुर्तीले व्यक्तित्व की कहानी है, जो दुनिया भर की पुलिस को सालों तक चकमा देता रहा। यही कारण है कि इतने बड़े अपराध करने के बाद भी चार्ल्स आज भी एक रहस्य और इतिहास का हिस्सा बना हुआ है। इतने वर्षों तक दुनिया भर की पुलिस को चकमा देने के बाद चार्ल्स की कहानी ने एक नया मोड़ लिया। फ्रांस में जेल की सजा काटने के बाद उसने धीरे धीरे कानूनी रास्तों और अंतर्राष्ट्रीय अदालतों का सहारा लिया। चार्ल्स ने अपनी कई सजाओं के खिलाफ अपील दायर की और अपनी अद्भुत चालाकी और कानूनी समझ का इस्तेमाल किया। इस प्रक्रिया के दौरान वो मीडिया की सुर्खियों में रहा। पिछले अपराधों की चर्चा, उसके शिकायती शिकारों की दास्तान और उसके अंतर्राष्ट्रीय कारनामों की कहानियां दुनिया भर के अखबारों और चैनलों में छपीं। लेकिन चार्ल्स की असली कला थी अपनी इमेज को नया रूप देना। वो आत्मसमर्पण और विनम्रता के बहाने लोगों को भ्रमित करता और धीरे धीरे अपने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में फिर से जगह बना लेता। आज चार्ल्स शोभराज एक ऐसा व्यक्तित्व बन गया है जिसके बारे में लोग कहते हैं, इतने बड़े अपराध करने वाला आदमी फिर भी आजादी में रह रहा है। ये कहानी केवल अपराध की नहीं, बल्कि चालाकी, मानसिक शक्ति और रणनीति की भी है। चार्ल्स शोभराज सिर्फ भारत या नेपाल तक सीमित नहीं था। उसका खेल पूरी दुनिया में फैला हुआ था। थाईलैंड में वो बैकर और होटल व्यवसायियों को धोखा देकर युवा यात्रियों का शिकार करता, उनको अपने जाल में फंसाकर धीरे धीरे जहर देकर मार देता और उनकी पहचान का उपयोग करके बड़े अपराध अंजाम देता। ग्रीस और फ्रांस में भी उसने अंतर्राष्ट्रीय पहचान का फायदा उठाकर ठगी और चोरी के कई मामले किए। उसकी चालाकी इतनी थी कि पुलिस और इंटरपोल भी कई सालों तक उसे पकड़ नहीं पाए। चार्ल्स ने केवल अपराध नहीं किए, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क बनाया जिसमें अपराध, धोखाधड़ी और हत्या की सटीक योजना शामिल थी। उसकी कहानी ने दुनिया को सिखाया कि एक व्यक्ति की चालाकी और मानसिक शक्ति कितनी खतरनाक हो सकती है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतने बड़े अपराधों के बावजूद चार्ल्स शोभराज आज भी जीवित और स्वतंत्र है। इससे पता चलता है कि दुनिया में कानून और इंसाफ के बीच हमेशा एक जटिल खेल चलता है। ये कहानी केवल अपराध की नहीं, बल्कि मानव चालाकी, मानसिक युद्ध और कानून की सीमाओं की भी है।